तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री का एक सुपर हिट क्राइम थ्रिलर मूवी मेमोरीज को। इस मूवी में एक सीरियल किलर है जो कि सिर्फ शादीशुदा आदमी का मर्डर कर रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और पुलिस वाले इसे पकड़ पाएंगे या नहीं, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं जो कि मॉल से शॉपिंग करके घर वापस आ रहे होते हैं। तभी चलते चलते वो बंदा अचानक गायब हो जाता है। तब उसकी पत्नी पीछे मुड़ के देखती है तो वो उसे वहाँ पे नहीं देख पाती। तभी हम देखते हैं उसके पति को कोई घसीट के वहाँ से ले जा रहा होता है। फिर 3 दिन बाद उस बंदे की लाश एक पेड़ में अजीब तरीके से लटकता हुआ मिलता है। फिर वहाँ पे एसपी विनोद पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम अरविंद है। 3 दिन पहले इसकी मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर किया गया था। फिर अरविंद को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। तो हम देखते हैं अरविंद के शरीर के ऊपर बहुत सारे कट मार्क होते हैं। एसपी विनोद इसके बारे में डॉक्टर को पूछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अरविंद की शरीर से बहुत सारे खून निकल जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। और ये जो कट मार्क इसके शरीर के ऊपर है ये सब एक साथ नहीं किया गया। किलर धीरे धीरे इनके शरीर के ऊपर कट मार्क कर रहा था ताकि ये जल्दी ना मर के धीरे धीरे तड़प तड़प के मरे। इसी तरह से बहुत सारे खून निकल जाने के वजह से 3 दिन बाद अरविंद की मौत हो जाता है। फिर एसपी विनोद अरविंद की पत्नी जेंसी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं क्या अरविंद की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। फिर जेंसी के पिता कहते हैं वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, किसी के साथ भी उनका कोई भी दुश्मनी नहीं था। तभी एक पुलिस वाला नोटिस करता है कि जेंसी के पति का मृत्यु हो गया है, लेकिन अभी भी जेंसी सज धज के बैठी हुई होती है। उसको ये बात खटकता है। फिर वो जब पता लगाता है तो उसे पता चलता है जेंसी शादी से पहले एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी। इसके बारे में उसके पिता को जैसे ही पता चला वो इन दोनों को अलग कर दिए। तभी जेंसी के पिता का मुलाकात अरविंद के साथ हुआ और अरविंद जेंसी के पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो जेंसी से शादी कर लेता है। हालांकि इस शादी के लिए जेंसी राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसके पिता अरविंद के साथ उसके शादी करवा देते हैं। ये जानने के बाद एसपी विनोद को लगता है हो सकता है इसी का ही एक्स बॉयफ्रेंड अरविंद को मारा हो या फिर जेंसी भी इस खून में शामिल हो। उसके बाद वो तुरंत उस मुस्लिम लड़के का पता लगाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और मीडिया में कहते हैं कि खूनी को हमने पकड़ लिया है, घबराने की कोई भी बात नहीं। फिर कुछ दिन बाद हम और एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति पत्नी और उनके एक बेटा होता है। वो लोग मूवी देख के घर वापस आ रहे होते हैं। कार से उतरने के बाद बाप बेटे गेट को बंद करने के लिए जाते हैं और पत्नी घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो जब फ्रेश होके बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी पति और बेटे घर पे नहीं होते हैं। फिर वो उन्हें ढूंढते हुए गेट की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटा जमीन पे पड़ा हुआ होता है पर उसके पति वहाँ पे नहीं थे। फिर 3 दिन बाद इसके पति की लाश एक जगह पे टंगी हुई मिलती है जैसे हमें अरविंद की लाश मिली थी। इसका मतलब किलर अभी भी बाहर है और एसपी विनोद जिसे पकड़े थे वो बेगुनाह था। और मीडिया में भी इस बात को उछाला जाता है कि कैसे एसपी विनोद एक बेगुनाह को अरेस्ट कर लिए हैं, असली खूनी को पकड़ने के बजाय वो एक मासूम को इस केस में फंसा रहे हैं। फिर पुलिस वालों को ऊपर से प्रेशर पड़ता है कि तुम ये केस किसी काबिल पुलिस वाले को दो। तभी हम सैम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि हर टाइम नशे में होता है। दरअसल दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पुलिस वाला था। एक बार ये एक एनकाउंटर में एक टेररिस्ट की छोटे भाई को मार डालता है। तभी टेररिस्ट इसे धमकी देता है कि जैसे तुमने मेरे भाई को मारा इसी तरह से मैं तुम्हारे फैमिली को मार डालूंगा। इसीलिए सरकार की तरफ से सैम की फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाता है। 1 साल तक कोई भी हमला नहीं होता है। तो सरकार जो प्रोटेक्शन सैम को दिया था वो हटा देते हैं। जैसे ही प्रोटेक्शन हटाते हैं वो टेररिस्ट सैम की पत्नी और बेटी को किडनैप कर लेता है। सैम उन्हें बचाने के लिए जाता भी है, लेकिन सैम की आंखों के सामने वो टेररिस्ट सैम की पत्नी और बेटी को मार डालता है। सैम उस टेररिस्ट को भी मार डालता है, लेकिन अपने आंखों के सामने अपनी बेटी और पत्नी की मृत्यु देख के वो अंदर से टूट जाता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है और तभी से ये दारू पीना शुरू करता है। डीजीपी मेनन इस केस को लेकर सैम के पास जाते हैं। वो चाहते हैं कि सैम इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन जैसे कि हमें पता है सैम अपने पत्नी और बेटी को खोने के बाद अपने एक अलग ही दुनिया में रहता है, तो वो इस केस को लेने के लिए मना कर देता है। पर सैम की माँ उसे बहुत समझाने के बाद वो इस केस को लेने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो इस केस को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन उसी दिन किसी ने सैम की फोटो अखबार में छाप दी होती है। दोस्तों उस फोटो में सैम के हाथ में दारू की बोतल होते हैं। इसी मीडिया प्रेशर के वजह से सैम को ये केस ऑफिशियली नहीं बल्कि अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है और ऑफिशियली इस केस को इन्वेस्टिगेशन एसपी विनोद ही करते हैं। क्योंकि सैम इस केस को अनऑफिशियली देख रहे होते हैं तो वो हमेशा नशे में रहते हैं। वो इसी तरह से दारू पीते हुए केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तभी कुछ दिन बाद एक रोड के किनारे
एक बाइक पड़ा हुआ मिलता है। बाइक देख के लगता है कि जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हो। इस बाइक के ओनर कल से लापता हैं। तभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सैम भी आ जाते हैं। वो देखते हैं बाइक की एक हैंडल में रेड कलर का कुछ कलर लगा हुआ होता है। फिर वो वहाँ पे बूट प्रिंट भी देखते हैं। फिर वो कहते हैं इस बूट प्रिंट का मेजरमेंट ले लो, हो सकता है ये कातिल का हो। तो एसपी विनोद कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि ये कातिल का हो, ये तो किसी का भी हो सकता है ना। फिर सैम कहते हैं ये विलेज एरिया है और यहाँ पे ज्यादातर लोग बूट नहीं पहनते। तभी सैम यहाँ पे एक और बात कहते हैं, बाइक जहाँ पे गिरा है उस तरफ जाते हुए बूट प्रिंट हल्का सा है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आने वाला बूट प्रिंट को देखते हैं तो वो बहुत ही गहरा पड़ा हुआ होता है। यानी कि वो वापस आते टाइम उस बंदे को उठा के अपने साथ ला रहा होगा, इसीलिए जमीन पे उस बंदे की बूट प्रिंट गहरा पड़ा है। फिर वहाँ पे पड़ा हुआ टायर के प्रिंट को देख के सैम कहते हैं ये एक जीप की प्रिंट है, मतलब कातिल उस बंदे को यहाँ से जीप में ले गया है और उस जीप का कलर रेड होगा, क्योंकि बाइक के एक हैंडल में हम रेड कलर लगा हुआ देख सकते हैं। फिर सैम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या होगा। तभी हम देखते हैं पहले से ही वहाँ पे एक जीप खड़ी हुई होती है। ये बाइक वाला बंदा जैसे ही उस जीप को क्रॉस कर रहा होता है तो उसने उसका दरवाजा ओपन कर दिया, उससे टकरा के वो आदमी वहाँ पे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं सैम अपने घर में इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनका ध्यान उन कट मार्क के ऊपर जाता है जो कि वो दो मरे हुए बंदे के शरीर के ऊपर था, और सैम को लगता है कि ये कोई एंशिएंट लैंग्वेज हो सकता है। तो ये पता करने के लिए चर्च में फादर के पास जाते हैं, लेकिन फादर को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो वो कहते हैं तुम ये मेरे पास छोड़ जाओ, मैं तुम्हें कल पता करके बता दूंगा। तभी वहाँ पे सैम की नज़र दीवार पे लगी हुई एक जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग के ऊपर जाता है। फिर अचानक सैम के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो फादर से पूछते हैं जीसस क्राइस्ट कौन सी भाषा में बात करते थे। तो फादर कहते हैं अरामिक भाषा। सैम इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं, यानी कि जो मरे हुए बंदे के शरीर के ऊपर कटमार्क था ये सिर्फ कटमार्क नहीं था, अरेमिक भाषा में कुछ लिखा गया था। फिर सैम इस बात को बताने के लिए डीजीपी मेनन और एसपी विनोद के पास जाते हैं और वो कहते हैं किलर ने दो लाश को बिल्कुल ऐसे बांधा था जैसे जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन किया गया था। जीसस क्राइस्ट जिस अरामिक भाषा में बात करते थे, किलर भी इन बंदों के शरीर पे कट मार करके उसी भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। जिस तरह से जीसस दूसरों के पाप के भुगतान करने के लिए खुद की जान को कुर्बान कर दिए थे, इसी तरह से किलर जो इन पतियों को मार रहा है ना, इसमें इन बेचारों की कोई भी गलती नहीं है, गलती इनकी बीवियों की है और उसकी गलती की सजा वो उनके पति को दे रहा होता है। फिर सैम कहते हैं पहले वाले बंदे के शरीर के ऊपर लिखा है 5th चैप्टर और 3rd सेंटेंस, ये बाइबल को रेफर किया जा रहा होता है। बाइबल में इसी जगह लिखा था दुष्चरित्र लड़की की बोली शुरुआत में शहद जैसे मीठी लगती है, पर अंत में वो जहर जितना कड़वी और दो धारी तलवार जितनी खतरनाक होती है। और ऐसे ही दूसरे आदमी के शरीर के ऊपर जो लिखा था उसे अगर डिकोड करें उसका मतलब कुछ ये था, मैं अब उनके लिए बस एक पुरानी गाने या फिर कहावत जैसे हो गया हूँ। अभी वो मुझे घृणा करते हैं और मुझे छोड़ के चले गए। सैम कहते हैं कि पहले लाश के शरीर में जो लिखा है इसे हम ये देख सकते हैं कि वो इन लड़कियों को कितना नफरत करता है, और दूसरे बंदे के शरीर के ऊपर जो लिखा था उससे हम ये समझ सकते हैं कि किलर कभी इन लड़कियों के कितना करीब था। फिर से 3 दिन के बाद एक ओवरब्रिज के नीचे तीसरे बंदे की लाश मिलता है। तो दोस्तों ये वही बाइक ओनर था जिसकी बाइक हमें रोड साइड पे पड़ी हुई मिली थी, पर इस बार लाश को सबसे पहले एक पुलिस वाले ने देखा था और उस टाइम वो एक बंदे को भी कुछ सेकंड के लिए देखा था, शायद ये किलर था। उस टाइम वो लाश को रख के जा रहा होगा, पर पुलिस वाले ने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो एक ब्लैक कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। तभी क्राइम सीन पे सैम सर भी आते हैं और जिस पुलिस वाले ने इस लाश को सबसे पहले देखा था उससे अच्छे से पूछताछ करते हैं। तो उनको पता चलता है कि क्राइम स्पॉट से थोड़ी दूर एक जीप भी खड़ी थी। सैम उस जीप की कलर पूछते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अंधेरा था तो इसलिए मैंने नहीं देख पाया। फिर सैम क्राइम सीन पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डीजीपी के पास जाते हैं रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और कहते हैं कातिल एक हैंडीकैप्ड है, उसकी एक पैर छोटा था। दोनों क्राइम सीन पे मिले हुए फुटप्रिंट को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो पता चलता है राइट लेग की बूट प्रिंट लेफ्ट लेग के बूट प्रिंट से ज्यादा गहरा है। जब भी किसी आदमी का एक पैर छोटा होता है चलने के टाइम उस पैर में ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसी वजह से उस पैर का बूट प्रिंट ज्यादा गहरा होता है।
कातिल अपने लिए जरूर एक स्पेशल वुड बनाया होगा। फिर सैम डीजीपी से कहते हैं, सर आप एक काम करिए, जिन बंदों की मौत हुई है उनके पत्नियों के साथ मेरे एक मीटिंग फिक्स कराइए, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। पहले जो 2 आदमी का मर्डर हुआ था उनके पत्नी सैम सर के पास आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक शॉकिंग चीज ये होता है, ये 2 लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दरअसल कॉलेज के बाद ये लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग ले रहे थे, तभी इन सब की दोस्ती हुई थी। इनके ग्रुप में टोटल 5 लड़कियां थी। फिर सैम पूछते हैं, क्या कोचिंग के टाइम तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था, या फिर तुमने कभी किसी को कुछ ऐसा कहा होगा, या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा किया होगा कि वो आज उसका बदला ले रहा हो। लेकिन उन लड़कियों को कुछ भी याद नहीं आता। तभी सैम कहते हैं, क्या तुम्हारे कोचिंग में कोई हैंडीकैप था, मतलब चलते समय लंगड़ा के चल रहा हो। तभी लड़कियों को कुछ याद आता है और वो कहती हैं, एक बार ये 5 लड़कियां हॉस्टल में एडल्ट मैगजीन देख रही होती हैं। तभी हॉस्टल की वार्डन पार्वती मैम, जो कि इस कोचिंग सेंटर की मालिक आइजैक सर की पत्नी होती है, वो इन्हें ये सब करते हुए पकड़ लेती है। फिर लड़कियां उन्हें माफी मांगते हैं कि मैम गलती हो गया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज आप हमारे फैमिली को इसके बारे में कुछ मत बताना। पर पार्वती मैम ये सब नहीं सुनते और उनके पेरेंट्स को यहाँ पे बुला के उन्हें सब बता देते हैं। फिर सभी बच्चों के पेरेंट्स आइजैक सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बच्चे समझ के माफ कर दीजिए, आगे से ये लड़कियां ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे। तो आइजैक सर इनको माफ कर देते हैं। लेकिन लड़कियों के अंदर एक गुस्सा रहता है, क्योंकि पार्वती मैम इनकी बात नहीं माना और अपने पेरेंट्स के सामने इनको जलील किया। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि पार्वती मैम और आइजैक सर से वो बदला लेंगे। दोस्तों आइजैक सर और पार्वती मैम के साथ एक लड़का रहता था, जो कि बिल्कुल उनके छोटे भाई की तरह उनके साथ रहता था। इस बंदे का नाम आनंद था और दोस्तों ये लंगड़ा के चलता था। इसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा था। ये बिल्कुल पढ़ाकू टाइप का बंदा था। ये हमेशा पढ़ता रहता था। ये पढ़ाई के साथ साथ बाइबल बहुत पढ़ता था, क्योंकि इसे बाइबल बहुत पसंद था। और आनंद इन 5 में से बिमला नाम की एक लड़की को पसंद करता था। आनंद को झूठे प्यार में फंसा के आनंद का झगड़ा आइजैक और पार्वती मैम से करवाएंगे, क्योंकि वो दोनों आनंद को बहुत प्यार करते हैं। अगर उनका झगड़ा होगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और इन लड़कियों को ये देख के बहुत मजा आएगा। और वो ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे करके आनंद को आइजैक सर के खिलाफ भड़काते रहते हैं। जैसे कि आइजैक सर की बुरी नज़र बिमला के ऊपर है और वो नहीं चाहते कि बिमला आनंद से मिले। दोस्तों ये कोचिंग का कोर्स 6 महीने का था। तो 6 महीने खत्म हुआ तो कोचिंग में लड़कियों का ये आखिरी दिन था, लेकिन ये तो उस दिन हद कर देते हैं। तो बिमला जानबूझ के खुद के कपड़े फाड़ती है और आइजैक सर के पास जाके कहती है कि देखिए आनंद ने मेरे साथ क्या किया है। और आइजैक सर के पास कंप्लेन करने के बाद वो आनंद के पास जाती है और आनंद को कहती है कि देखो आइजैक सर ने मेरे साथ क्या किया। हॉस्टल में काम करने वाली एक औरत लड़कियों की ये सारे अजीब हरकतें देख रही होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ये सब सुनने के बाद सैम कहते हैं, कोचिंग के बाद तुम्हारी कभी आनंद के साथ मुलाकात हुई थी? कोचिंग के बाद आनंद बिमला से मिलने के लिए बहुत कोशिश करता था, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमने आनंद को एक बार मिलने के लिए बुलाया और उसे कहा बिमला तुमसे मिलना नहीं चाहती और तुम भी उसका पीछा करना छोड़ दो। और वैसे भी तुम्हारे पास है क्या, ना अच्छी सूरत है ना पर्सनालिटी, आखिर कोई लड़की तुम्हें पसंद क्यों करेगी भला। तो सैम सर बाकी 2 लड़की जो इनके साथ पढ़ रही थी, जब उनकी नाम पूछते हैं तो पता चलता है एक की नाम लक्ष्मी थी और दूसरी की नाम अनीता। फिर सैम सर जब इन दोनों लड़कियों के एड्रेस पूछते हैं तो ये बता नहीं पाते, क्योंकि कोचिंग सेंटर में ये सिर्फ 6 महीने के लिए एक साथ पढ़े थे। इनकी दोस्ती इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। फिर लड़कियां कहती है आपको कोचिंग सेंटर से इन लड़कियों के एड्रेस मिल जाएगा। तो सैम सर तुरंत उस कोचिंग सेंटर के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि 8-9 साल पहले ही ये कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया है और ये जगह किसी और को बेच दिया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं था, कोचिंग सेंटर के मालिक आइजैक सर की मौत छत से गिरने के कारण हुआ था और इस हादसे से उनकी बीबी पार्वती मैम गहरे सदमे में चले गए। उसके बाद आनंद इस जगह को बेच के पार्वती मैम के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। तभी सैम सर को एक दुकान से पता चलता है कि उस कोचिंग सेंटर में काम करने वाली एक औरत यहीं पास में रहती है और आनंद जब इस जगह को बेच के गया था तो इस औरत को उसने 3 लाख रुपए दे के गया था, जो कि इस गरीब की बहुत काम आई। उसके बाद सैम सर उस औरत को मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि सच बताओ कि दरअसल आइजैक सर के साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सच पता चलता है। तो आनंद और आइजैक सर के बीच झगड़ा चल रहा था। तो इसी बीच आनंद आइजैक सर को एक लात मारता है कि वो सीधा नीचे गिरते हैं। ये एक एक्सीडेंट था, आनंद जानबूझ के उनको नीचे नहीं गिराया था। तो उसी टाइम हॉस्टल में काम करने वाली वो औरत वहीं पे थी। तो आनंद उस औरत का पैर पकड़ के उसको रिक्वेस्ट करता है प्लीज किसी को मत बताना। और ये औरत इसके बारे में किसी को नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी आनंद ने ये जानबूझ के नहीं किया था, ये बस एक हादसा था।
फिर सैम सर उस औरत को उन 5 लड़कियों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उन्होंने आनंद के साथ क्या किया था और पूछते हैं क्या तुम्हें उन लड़कियों के बारे में कुछ पता था। वो औरत कहती है कि 100% श्योर तो नहीं थी, पर मैं जानती थी कि ये लड़कियां कुछ तो गलत कर रही हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि उन लड़कियों की अजीब हरकतें एक औरत देख रही थी। दरअसल ये वही औरत है। जब मैं आनंद को इन लड़कियों के बारे में बताई तो पहले तो वो मेरी बात को नहीं माना, फिर बाद में उसने मेरे बात पे भरोसा किया। फिर सैम सर कहते हैं क्या आनंद का कोई फोटो तुम्हारे पास है और क्या तुम बता सकते हो कि आनंद अभी हमें कहाँ मिलेगा। और वो कहती है ना मेरे पास आनंद की कोई फोटो है और ना ही मैं जानती हूँ कि आनंद अभी कहाँ है। पिछले 8-9 साल से उसके साथ मेरी कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। फिर सैम सर लक्ष्मी और अनीता के एड्रेस के बारे में जब उस औरत को पूछते हैं तो वो कहती है कोचिंग सेंटर तो कब का बंद हो गया है और उस सेंटर का कुछ भी डॉक्यूमेंट अभी उसके पास नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए उसके पास था, लेकिन एक बार आनंद यहाँ पे आया और सभी डॉक्यूमेंट्स को जला के चला गया। यानी कि दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी सैम सर के हाथ में कुछ नहीं लगता। वो निराश होकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद किलर चौथी लड़की लक्ष्मी के पति को भी मार डालता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं किलर जिस जिस जगह पे डेड बॉडी को फेंकता था उसका पैटर्न सैम पता लगा लेते हैं। किलर दरअसल एक क्रॉस बना रहा होता है। वो हर 150 किलोमीटर के एरिया में एक डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है और 5वीं लड़की की पति की लाश वो इस वाले पॉइंट पे छोड़ेगा। मतलब वो उसे किडनैप करके भी इसी एरिया में कहीं पे रखेगा। तभी एक पुलिस वाला कहता है सर हमें पता है नेक्स्ट टारगेट अनीता की पति है। हम नहीं जानते अनीता कौन है और कहाँ पे रहती है। क्यों ना हम मीडिया में दिखाए कि अनीता तुम्हारी बाकी दोस्तों की तरह तुम्हारे पति के भी जान को खतरा है, ताकि वो पुलिस से कांटेक्ट कर ले और हम उसको प्रोटेक्शन देके उसकी जान को बचा सकें। पर सैम सर मना कर देते हैं और कहते हैं ऐसे करेंगे तो किलर अपना प्लान को पोस्टपोन कर देगा, कैंसिल नहीं करेगा। आखिर हम उसको कब तक पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, एक ना एक दिन तो पुलिस प्रोटेक्शन हटाना ही पड़ेगा ना। फिर सैम सर कहते हैं बहुत सारे टीम बनाओ और इस एरिया के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप, गैरेज, सर्विस स्टेशन, ऑटो इलेक्ट्रिकल हैं, सभी जगह जाओ और पता करो क्या उन्होंने एक रेड कलर की जीप को देखा है। फिर पुलिस को मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर में एक बंदा मिलता है जिसने उस जीप को देखा था। दरअसल वो यहाँ पे काम करने से पहले का पेट्रोल पंप पे काम करता था, उस गाड़ी को वहीं पे देखा था। तो सैम सर कहते हैं तुमने उसे कब देखा था। तो वो बंदा कहता है लगभग 1 साल पहले देखा था। तो सैम कहते हैं 1 साल पहले देखा था, तुम्हें आज तक याद है। तो वो बंदा कहता है सर दरअसल उस जीप का जो टायर होता है ना वो थोड़ा अजीब था, वो बाकी जीप जैसा नहीं था सर। उस जीप का जो टायर है ना उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मुझे याद रह गया। फिर सैम कहते हैं अगर तुम उस बंदे को देखोगे तो पहचान लोगे। हाँ सर बिल्कुल पहचान लूंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वही बंदा इस सर्विस स्टेशन पे आया था अपनी गाड़ी पे मड फ्लैप लगाने, लेकिन इस बार वो स्विफ्ट गाड़ी में आया था। फिर सैम कहते हैं उस बंदे के बारे में कुछ खास चीज अगर आपको याद हो तो जरूर बताइए, क्योंकि वो इस केस के लिए बहुत जरूरी है। तभी एक बंदा कहता है सर वो बंदा लेफ्टी था, वो जब मुझे पैसा दे रहा था तभी मैंने नोटिस किया था। फिर वो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का कहता है सर मुझे लगता है वो पुलिस वाला है, क्योंकि जब मैं पेट्रोल पंप पे काम करता था तब मैंने कई बार उसकी गाड़ी में कुछ फाइल्स देखा था जिसके ऊपर केरला पुलिस लिखा था। तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा बंदा जो कि स्विफ्ट गाड़ी में मड फ्लैप लगाया था वो कहता है नहीं सर वो पुलिस नहीं, वो तो डॉक्टर था। फिर सैम कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो डॉक्टर है। फिर वो बंदा कहता है कि सर जब मैं गाड़ी में मड फ्लैप लगाने के लिए जा रहा था तभी मैंने डॉक्टर का स्टिकर देखा था और गाड़ी के अंदर स्टेथोस्कोप भी था। ये सभी बातों को सुनने के बाद सैम सर को अचानक याद आता है कि डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के टाइम उन्होंने एक डॉक्टर को देखा था जो कि लेफ्टी था, क्योंकि वो फाइल की पेजेस को लेफ्ट हैंड से पलट रहा था। तो सैम सर सर्विस सेंटर के 2 बंदों को अपने साथ लेके तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाते हैं और उसे पूछते हैं तुम अपनी गाड़ी में मड फ्लैप लगाने के लिए गए थे। तो वो हाँ कहता है। लेकिन दोस्तों वो लड़का जो कि पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था वो कहता है सर मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो ये नहीं है। तभी डॉक्टर कहते हैं मैं वहाँ पे अकेला नहीं गया था, मेरे साथ कोई और भी गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्लाइमेक्स रिवील होता है। तो डॉक्टर के साथ जो बंदा गया था वो भी यहीं पे काम करता है। वो पोस्टमार्टम के टाइम डॉक्टर को असिस्ट करता है और उस बंदे का नाम पीटर है। तो सैम सर पीटर के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो आज छुट्टी पे है। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जब उस 4 बंदे का मर्डर हुआ था तभी ये पीटर छुट्टी पे था। फिर सैम सर डॉक्टर को कहते हैं आप पीटर को कॉल करके यहाँ पे बुलाइए, लेकिन दोस्तों पीटर का मोबाइल तो स्विच ऑफ था। तो सैम कहते हैं आप एक मैसेज कर दीजिए ताकि जब भी मैसेज रिसीव होगा आपको पता चल जाएगा और आप तुरंत हमें बता देना। फिर सैम सर तुरंत यहाँ से पीटर के क्वार्टर जाते हैं जहाँ पे वो भी रहता है। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पीटर कौन है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों पीटर कोई और नहीं पीटर आनंद ही है। यहाँ पे अपना नाम बदल के एक नया परिचय के साथ रह रहा होता है।
तो क्वार्टर में पहुंचने के बाद सैम सर दीवार में लगी एक फोटो को देखते हैं और हम जान पाते हैं कि ये पार्वती मैम है और उनके साथ एक छोटी बच्ची होती है, यानी कि ये उनकी बेटी होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया था, जब सैम सर उस कोचिंग सेंटर में काम करने वाली उस औरत के पास गए थे तो उन्होंने बताया था आनंद जब दोबारा यहाँ पे आया था तो उसने कहा था पार्वती मैम प्रेग्नेंट है, यानी कि आइजक सर की मौत के टाइम वो प्रेग्नेंट थी और किसी कारण से पार्वती मैम की मौत हो चुकी है और उनकी बेटी की पूरा देखभाल पीटर करता है। तो तभी यहाँ पे उन्हें पीटर की कंप्यूटर मिलता है, उसे ओपन करते हैं तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो सैम सर थोड़ा सोचते हैं कि बचपन से ही बाइबल इसको बहुत पसंद है, हमेशा बाइबल पढ़ता रहता है, ये जो मर्डर कर रहा है उन सभी में वो रेफरेंस बाइबल को ही दे रहा है, तो हो सकता है ये पासवर्ड होली बाइबल रखा हो। और जैसे ही उसे टाइप करते हैं कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सभी 5 लड़कियों के नाम पे फोल्डर बना हुआ होता है और सभी के बारे में डिटेल्स में रिसर्च कर रखा था। फिर सैम सर कहते हैं आखिरी लड़की अनीता के फोल्डर को ओपन करो, हमें उसके पति को बचाना है। फिर जैसे ही अनीता के फोल्डर ओपन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अनीता के पति कोई और नहीं, वो सैम सर की छोटा भाई होता है। वो इनके साथ नहीं रहता, वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है। तो ये देखने के बाद सैम सर डर जाते हैं और तभी सैम सर की माँ उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं कि 2 दिन से तेरे भाई के साथ बात नहीं हो पाया है, क्या उसने तुझे कॉल किया था? फिर सैम सर कहते हैं नहीं, उसने मुझे कॉल नहीं किया है। वो अपनी माँ को सच्चाई नहीं बताते हैं, यानी कि दोस्तों किलर सैम सर के छोटे भाई को किडनैप कर चुका है और आज तीसरा दिन है। अगर कुछ ही घंटे में उसे नहीं बचाया गया तो वो मर जाएगा। तभी हम देखते हैं पीटर सैम सर के भाई को किसी जगह पे बांध के रखा है और उनके शरीर के ऊपर भी वो कट लगा रहा होता है। बेचारा सैम सर के भाई कहता है यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन पीटर कहता है तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारी बीबी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था और तुम उसी का ही सजा भुगत रहे हो। तो दोस्तों ये तो हमें पहले से ही पता है कि कैसे 5 लड़कियां इसको उल्लू बनाए थे। जब इसको पता चलता है कि वो लड़कियां इसका फायदा उठा रही थी तो तभी इसको बहुत बुरा लगता है और ये डिसाइड कर लेता है कि कभी ना कभी तो मैं इसका बदला लूंगा ही। तो ये वेट करता है और उनको ना मार के उनकी पति को मार के बदला ले रहा होता है। और तभी कुछ टाइम के लिए पीटर अपना मोबाइल फोन ऑन करता है और तभी डॉक्टर का मैसेज यहाँ पे डिलीवर हो जाता है। वो उसे देख के फिर से मोबाइल ऑफ कर देता है। पुलिस को भी ये पता चल जाता है कि पीटर कुछ टाइम के लिए मोबाइल ऑन किया था, तो वो इसका लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और सैम सर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी पीटर सैम सर के भाई के गले पे चाकू रखता है और कहता है अगर आगे बढ़े तो मैं इसको मार दूंगा। तो दोस्तों ये सिचुएशन बिल्कुल वैसा था जैसे कुछ साल पहले सैम सर के सामने आया था, जब टेररिस्ट उनकी बीबी और बच्चों के ऊपर बंदूक रखा था और कहा था अगर आगे बढ़े तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। लेकिन सैम सर इस बार अपने भाई को नहीं खो सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है कि सैम सर के हाथ में बंदूक होता है लेकिन वो गोली चला नहीं रहे होते हैं क्योंकि पीटर यहाँ पे बहुत सारे गैस सिलेंडर को ऑन करके रख दिया है। अगर गोली चलेगी तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा और सब मर जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जब भी बंदूक से कोई गोली चलती है तो वहाँ पे एक छोटा सा स्पार्क आता है, उस छोटी सी चिंगारी भी यहाँ पे आग पकड़ लेगा और ये सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तो इसीलिए सैम सर यहाँ पे गोली नहीं चला रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर के हाथ में लाइटर होता है और वो उसे जलाने वाला होता है ताकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी एक साथ मर जाए। इससे पहले कि पीटर लाइटर को जलाता, सैम सर नीचे रखा हुआ एक फेसबॉल को उठाते हैं और पानी में बंदूक डाल के पीटर को शूट कर देते हैं और यहाँ पे पीटर मर जाता है क्योंकि पानी के अंदर से गन चलाया गया था, इसीलिए यहाँ पे जो स्पार्क हुआ वो पानी के अंदर हुआ और इसी वजह से यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुआ। फिर सैम सर उनके भाई को अस्पताल भेज देते हैं और वो बच जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं पार्वती मैम की बेटी जो कि पीटर के साथ रहती थी, सैम सर उसे एडॉप्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं सर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो शराब छोड़ चुके हैं और बच्ची के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को पहले नहीं देखा है और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी वीडियो को भी देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।